हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के 19 जनवरी 2026 को हुए एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन के बारे में सटीक आंसर देने वाले हैं। तो भाइयों, जितने भी लोग चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो भाइयों, जितने भी लोग अपना एग्ज़ाम देकर आए हैं अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लेना और भाइयों बेल आइकन को भी दबा देना। तो भाइयों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका को उनके महान योगदान के कारण और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो भाइयों, जो प्रसिद्ध गायक हैं भूपेन हजारिका को उनके मधुर और प्रभावशाली आवाज़ के कारण लोकप्रिय रूप से सुधाकंठ, जिसका अर्थ है अमृतकंठ या मधुरकंठ, और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो भाइयों, इसका सही आंसर रहने वाला है इसका सही आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र के कवि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों बी। और उनके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। उनके योगदान के कारण अन्य सम्मान भी हैं भाइयों। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2019 में मिला था। पद्म विभूषण 2012 में भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, यह मरणोपरांत मिला था। पद्म भूषण 2001 में और पद्मश्री 1977 में। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992 सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें 1987 और फेलोशिप 2008 में मिला है। तो इस तरह वे जानी मानी हस्ती हैं जिन्हें बहुत ही सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इसके अलावा स्वर कोकिला यह सम्मान लता मंगेशकर को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं भाइयों पंजाब केसरी की। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है और लोकनायक भाइयों जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो भाइयों, इनमें से बताना है कौन से सही हैं। तो भाइयों, ये दोनों ही केवल एक इनमें से सही है, जो कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष पद की शपथ ली। और भाइयों, कथन दो भी सही है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो भाइयों, इस प्रकार कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाइयों एक और दो दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों, तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों इसका सी, एक और दो बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज व्यायाम करने पर मसल्स मांसपेशियों में थकावट क्यों होती है। तो भाइयों, इसका कारण है लैक्टिक एसिड, जिससे व्यायाम करने पर मसल्स में थकावट होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, निसार निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त मिशन है। तो भाइयों, एक संयुक्त मिशन किसका है। निसार नासा और जाक्सा, नासा और इसरो, इसरो और ईएसए। तो भाइयों, इसका सही आंसर रहने वाला है नासा और इसरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों बी। इस मिशन का उद्देश्य यह पृथ्वी के अवलोकन के लिए बनाया गया एक उपग्रह मिशन है। इसका मुख्य कार्य भाइयों
पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का वैश्विक स्तर पर मानचित्रण करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों बी, नासा और इसरो। इसकी एक और विशेषता, यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों ही आवृत्तियों का उपयोग किया गया है। एल बैंड रडार, इसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विकसित किया गया है और एस बैंड रडार को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसके बारे में अन्य जानकारी चाहें तो देख सकते हैं। इस मिशन का प्रक्षेपण इसरो के GSLV MK सेकंड रॉकेट द्वारा किया गया। यह उपग्रह 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का स्कैन करने की क्षमता रखता है। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, नासा और इसरो। निसार का एक संयुक्त मिशन है, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है भाइयों निसार का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाइयों जितने भी आप अपने यह सभी आंसर की अपने अपने मिला लेना और भाइयों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे ही सीजल से अपडेटेड सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को भाइयों सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सामने। मैं केवल GK/GS के ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाता है, हिट एंड रन, तो उसे अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? तो 5 साल, 7 साल, 10 साल या आजीवन कारावास। तो भाइयों BNS 2023 भारत की नई आपराधिक संहिता है। तो भाइयों इसके लिए उन्हें दंड दिया जाएगा आजीवन कारावास का, जिसने भारतीय दंड संहिता IPS 1860 की जगह ली है। तो भाइयों इसका करंट आंसर होने वाला है डी, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। इसके अलावा बात करें तो 2023 की धारा 106(2) के अनुसार लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनने और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाने पर अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। सॉरी भाइयों ये डी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर भाइयों सी है, जो कि 10 साल की कैद और जुर्माना है। भाइयों करेक्ट आंसर होने वाला है सी। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे दोबारा कि 10 साल की कैद और जुर्माना इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी इसका सही आंसर है। 106 के एक साथ हिट एंड रन की स्थिति में यह साल भाइयों बढ़ाकर 10 साल कर दी है, जिसमें पहले 5 साल थी, अब 10 साल कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। थोड़ी सी भाइयों गलती हो गई थी इसलिए थोड़ा सा हो गया था। उसका सही आंसर सी है भाइयों। FIBA के अधिकारी नियमों के अनुसार एक बास्केटबॉल खेल में कितने क्वार्टर होते हैं और प्रत्येक क्वार्टर की अवधि क्या होती है? तो भाइयों क्वार्टर की संख्या होती है भाइयों नियमों के अनुसार एक मानक बास्केटबॉल खेल को 4 क्वार्टरों में विभाजित किया जाता है और इसकी अवधि, प्रत्येक क्वार्टर की अवधि भाइयों 10 मिनट की होती है। तो इस हिसाब से सही आंसर होने वाला है सी, 4 क्वार्टर प्रत्येक 10 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। मई 2025 में घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में फिक्शन श्रेणी में किसे उनके उपन्यास जेम्स के लिए सम्मानित किया गया? तो भाइयों हर्नन डियाज, पर्सिवल एवरेट, जेनेली फिलिप्स, बारबरा किलिंग्सन। तो भाइयों जेम्स के लिए 2025 का पुरस्कार फिक्शन श्रेणी दिया गया है। तो भाइयों जेम्स इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। राज्य बनाम केंद्र के मामले में समवर्ती सूची के विषय के पर केंद्र का कानूनी प्रभाव होगा यदि राज्य ऐसे विषय पर कानूनी को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे और राष्ट्रपति राज्य के कानून को मंजूरी दे दे।
तो राज्य का कानून लागू होगा। इन कथनों में से भाइयों कितने कथन सही हैं, इसका आपको सही आंसर देना है। तो पहला भाइयों इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, बिल्कुल सही है। तो इसमें से भाइयों आंसर होने वाला है बी। इसमें दोनों कथन भाइयों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में दिए गए प्रावधानों का सटीक वर्णन करते हैं, जो संघ, केंद्र और राज्य कानूनों के बीच विरोधाभास की स्थिति से निपटता है। तो भाइयों कथन एक सही है, संघीय वर्चस्व का सिद्धांत। इसके अलावा भारत की 7वीं अनुसूची में संवर्धित सूची शामिल है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और अनुच्छेद 254A के अनुसार यदि संवर्धित सूची किसी विषय पर संसद या केंद्र और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा बनाए गए कानून के बीच कोई असंगति या टकराव होता है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानूनी प्रभाव होगा और राज्य का कानून विरोधाभास की सीमा तक शून्य माना जाएगा। इस हिसाब से पहला कथन सही है। और भाइयों कथन नंबर 2 भी सही है, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी का अपवाद को बताया गया है। यह नियम एक महत्वपूर्ण अपवाद के साथ आता है, जो अनुच्छेद 254 सेकंड में वर्णित है। यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद के कानून के विरुद्ध है, लेकिन उस राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया था और राष्ट्रपति को ने उस पर अपनी सहमति दे दी है, तो वह राज्य का कानून उस विशेष राज्य में प्रभावी होगा। तो भाइयों दोनों कथन सही हैं। तो इसका भाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD में से, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है C, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में निम्नलिखित में से किसे सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए उपयोगी माना जाता है, जिसमें वर्तमान उधार पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता है? तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या फिर बजट घाटा। तो भाइयों सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए प्राथमिक घाटा को सबसे उपयोगी माना जाता है, जिसमें वर्तमान उधार पर दिए जाने वाले ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया जाता। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है C, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी परिभाषा यह सरकार के कुल राजकोषीय घाटे में से पिछले ऋणों पर किए गए ब्याज भुगतान को घटाकर निकाला जाता है। इसका सूत्र है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान करने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसके अलावा बात करें तो इसका महत्व यह बताता है कि सरकार को अपने वर्तमान खर्चों ब्याज को छोड़कर को पूरा करने के लिए कितनी उधार की आवश्यकता है। एक गिरता हुआ या कम प्राथमिक घाटा बेहतर राजकोषीय अनुशासन का संकेत है। फिस्कल हेल्थ यह दर्शाता है कि क्या सरकार का राजस्व उसके गैर ब्याज खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किए गए बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाइयों अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के लिए सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, कपड़े, घोड़े, दास की उपलब्धता सुनिश्चित करना, महंगाई और जमाखोरी रोकना, जिससे सैनिक कम वेतन पर भी गुजारा कर सकें और विद्रोह न करें, तथा राज्य की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था, जिससे केंद्र मजबूत हो सके और विद्रोह को रोका जा सके। तो भाइयों इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ABCD में से C, जो कि एक विशाल सेना का कम खर्च पर रखरखाव करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों C। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नवरोज उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाइयों इनमें से नवरोज त्योहार पर कौन सा कथन सही है? यह एक ABCD में से बात कर लेते हैं नवरोज त्योहार की। नवरोज पारसी नए साल का नाम है जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह शब्द फारसी शब्द नव, नया और रोज दिन से मिलकर बना है। भारत में शुरुआत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल ने भारत में इस उत्सव की शुरुआत की थी। तो अब पढ़ लेते हैं भाइयों कथनों को। यह एक जैन त्यौहार है जिससे यह गलत हो चुका है। तो यह एक पारसी त्यौहार है और इसे बलबल द्वारा शुरू किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 कब और कहां आयोजित किया गया था? यह 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक भारत के तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, चेन्नई और मदुरई भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए फोर्टालेजा घोषणा पत्र का मुख्य परिणाम क्या था? तो भाइयों इस घोषणा पत्र का मुख्य परिणाम न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर करना था, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास को वित्तपोषित करना और वैश्विक वित्तीय स्थानों पर निर्भरता कम करना था, जिससे दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिले। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ABCD में से NDB और CRA की स्थापना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI की गणना के लिए निम्नलिखित में से किन 3 आयामों का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किन तीनों का उपयोग किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में HDI संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो भाइयों इसकी अवधारणा 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित की गई थी। इसके मुख्य 3 संकेतक निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य, इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति औसत कितने वर्षों तक जीवित रहने को उम्मीद पर कर सकता है। और इसके अलावा शिक्षा, इसे शिक्षा को 2 मानकों से मापा जाता है, स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। इसके अलावा तीसरा सूचकांक है भाइयों जीवन स्तर, इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जाता है, जिसे क्रय शक्ति समानता के आधार पर समायोजित किया जाता है। तो भाइयों इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है, भाइयों मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आगामी एग्जामों में काम आ सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाइयों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाइयों ज्ञान भारतम भारत सरकार की प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य देश की प्राचीन पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है, जिसमें विज्ञान, दर्शन, साहित्य, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और अनेक अन्य विषयों की दुर्लभ रचनाएं शामिल हैं। भाइयों यह क्वेश्चन MTS में पूछा गया है, लास्ट MTS के एग्जाम में यह पूछा गया था।
इस कर में मेगा प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं भाइयों इतने करोड़ रुपए, जो कि 2025 से 2031 के बीच रहने वाला है। तो भाइयों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण, पाचन और प्रसार करना है। तो करेक्ट आंसर है भाइयों ए। सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सहायक संधियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? बात कर लेते हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में भारत में सहायक संधि को व्यापक रूप से लागू किया, जिसे हैदराबाद के निजाम ने 1758 में ही इसे पहली बार स्वीकार किया। संधि के तहत राज्य को ब्रिटिश रेजिडेंस रखना पड़ता था और ब्रिटिश सेना के रखरखाव का खर्च वहन करना पड़ता था। तो भाइयों इसमें से कथन सी गलत है। पुर्तगालियों ने इस संधि का उपयोग भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए किया था। तो कथन सी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों सी। अब चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन सी गलत इसलिए है क्योंकि सहायक संधि मुख्य रूप से अंग्रेजों की कूटनीतिक और सैन्य नीति थी, न कि पुर्तगालियों की। यद्यपि इस विचार की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने की थी, लेकिन इसे भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेजली ने एक सुनियोजित तरीके से लागू किया था। तो मैंने आपको बता दिया है एक्सप्लेनेशन द्वारा। अब चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पहलवान अमन सहरावत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट थे। उन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीत प्राप्त करने के लिए पीवी संधू का रिकॉर्ड तोड़ा। तो भाइयों ABCD में से आंसर सही लेने के लिए हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। अमन सहरावत पैरालंपिक ओलंपिक 2024 में 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने। तो भाइयों पहला कथन है सही है। और अब बात कर लेते हैं, उन्होंने 21 वर्ष और दूसरा 21 से 24 दिनों की उम्र में पदक जीता, जो भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड है। अब बात कर लेते हैं भाइयों दूसरे कथन की। उन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक प्राप्त करने के लिए पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले यह रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में पदक जीता था, जब वह 21 साल 1 महीने और 14 दिन की थी। तो भाइयों अमन ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस हिसाब से कथन नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। तो भाइयों इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों सी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाइयों मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको इससे फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। भारत में 1991 के आर्थिक उदारीकरण का मुख्य प्रभाव किसके अंत तो 1991 के आर्थिक सुधार, जिन्हें राम मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, ने भारत की आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव किया। इस नीति का मुख्य केंद्र उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण था। LPG, जिसे लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब बात करें तो लाइसेंस का राज का अंत, उदारीकरण का सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल प्रभाव लाइसेंस राज की समाप्ति था। अब बात कर लेते हैं कि भाइयों लाइसेंस राज होता क्या है। तो भाइयों 1991 से पहले किसी भी नए उद्योग को शुरू करने या मौजूदा उद्योग का विस्तार करने
के लिए सरकार से एक जटिल और लंबी लाइसेंसिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार और अक्षमता को बढ़ावा देती थी। और उदारीकरण के बाद 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई औद्योगिक नीति पेश की गई, जिसने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर। और भाइयों, इसके परिणाम क्या रहे वो भी बता देता हूं मैं आपको। इससे निजी क्षेत्र के लिए बाजार खुल गए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। तो भाइयों, इसका सही आंसर होने वाला है ए, लाइसेंस राज। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का मुख्य उद्देश्य भाइयों क्या था? तो भाइयों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, कोयला और बिजली के विकास पर था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारी उद्योगों का तेजी से औद्योगिकरण। फिर इस योजना के दौरान भारत में 3 बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। भिलाई सोवियत संघ की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भाइयों सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीजल से इम्पोर्टेंट सभी जानकारियाँ मिल जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाइयों कि कौन से कथन सही हैं? तो जोजिला दर्रा जम्मू को लद्दाख से जोड़ता है। और दूसरा है भाइयों ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए, बी, सी, डी। तो भाइयों, इसमें से केवल पहला कथन सही है, क्योंकि जोजिला दर्रा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को जोड़ता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल दर्रे से नहीं बल्कि यांगयाप दर्रे या सिंगांग नदी के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे अक्सर अरुणाचल दर्रा भी कहा जाता है, लेकिन यह ब्रह्मपुत्र नदी के लिए सटीक नाम नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है केवल एक, ओनली वन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों ए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और 5वीं अनुसूची। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्रियों, न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण में संबंधित प्रावधान। और 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं सूची अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाएं। तो भाइयों, आज का 19 जनवरी 2026 का एग्ज़ाम का मैंने आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर करा दिए हैं। भाइयों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको
सीजीएल के सभी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और सभी जानकारियाँ आपको तुरंत मिल जाएं। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।